Concept clear point, clear doubts in few minutes. Subscribe us for new study हेलो videos. एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर पॉइंट। तो जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है सह संबंध गुणांक, कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन, जो बीएड में, एमएड में और इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, अपनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहां भी एवेल्युएशन होगा वहां पर कोरिलेशन का टॉपिक होगा, जहां पर भी स्टैटिस्टिक होगा वहां पर कोरिलेशन का टॉपिक होगा। तो कोरिलेशन है, जो कोरिलेशन यानी सहसंबंध गुणांक होता क्या, सहसंबंध क्या होता है? सहसंबंध क्या, जो दो राशियां कोई भी दो राशियां हो सकती है। जैसे हम कह दें कि अधिगम और मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा और हमारा लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो उनमें क्या रिलेशन है, एक के बढ़ने से दूसरे में क्या परिवर्तन आता है, या एक के कम होने से दूसरे में क्या परिवर्तन आता है, यानी किस सीमा तक एक चीज दूसरे को प्रभावित करती है। तो कोरिलेशन क्या होता है, वो एक मान होता है, वो एक वैल्यू होती है जो दो चरों, वेरिएबल्स के बीच के संबंध को दर्शाती है कि वो किस तरह से एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित, और एक दूसरे में परिवर्तन होने के साथ एक दूसरे के साथ कैसे कोरिलेट होते हैं। यानी अगर एक में परिवर्तन होता है तो दूसरे में कितना परिवर्तन होगा। अब देखो, कोरिलेशन जो है वो तीन तरह से पाया जाता है। कोई भी चीजें हैं वो तीन तरह से पाई जाती है। वो कैसे? एक कोरिलेशन जो हमारा होगा उसका इफेक्ट क्या रहेगा, धनात्मक। धनात्मक क्या होता है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा ऋणात्मक। तो ऋणात्मक क्या होगा, ऋणात्मक होता है नेगेटिव इफेक्ट क्या रहेगा, नेगेटिव यानी उनका रिलेशन क्या रहेगा। और तीसरा रहेगा शून्य यानी जीरो जो है उनका क्या रिलेशन रहेगा, क्या परिवर्तन रहेगा। अब देखें, कोई भी दो वस्तुएं हैं, जब एक के बढ़ने से एक घट जाए, एक के बढ़ने से एक बढ़ जाए, एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए तो रिलेशन कैसा रहेगा, धनात्मक। और एक के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए तो रिलेशन क्या रहेगा, ऋणात्मक। और तीसरा, एक के बढ़ने या घटने से दूसरी पर कोई भी फर्क ना पड़े। और वो वस्तुएं कैसी होंगी, वो चर कैसे होंगे, वो एक दूसरे से सह संबंधित होंगे। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की धनात्मक का लेते हैं हम, कि अगर अभिप्रेरणा की डिग्री बढ़ा दी जाए। अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा होती है मोटिवेशन। क्या होती है, मोटिवेशन। अगर हम मोटिवेशन को बढ़ा दें, यानी बच्चे को मोटिवेट करना शुरू कर दें, तो लर्निंग क्या करेगी, यानी अधिगम जो है हमारा वो क्या होगा, अधिगम, लर्निंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिगम, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीखना। क्या बोलते हैं, सीखना। अधिगम और यानी सीखना, जिसको हम कह सकते हैं, उन पर क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो, किसी बच्चे को हम मोटिवेट करते हैं कि उसको पुरस्कार देकर मोटिवेट करते हैं, उसको शाबाशी देकर मोटिवेट करते हैं। बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टार देता है टीचर, टॉफी दे देते हैं, ग्रेड देके हम मोटिवेट करते हैं। अब मोटिवेट जब हम उनको करेंगे, टीचर ने एक बच्चे को रिस्पॉन्स दिया कि शाबाश, वेरी गुड, अब उसका सीखना बढ़ेगा या घटेगा? नेचुरल बात है, बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो मोटिवेशन ने किसको बढ़ा दिया, अधिगम को। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, कोरिलेट है। अब कोरिलेट तो उसको जब बढ़ेगा तो कौन सा रिलेशन रहेगा, धनात्मक। ऐसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक कोई कंपनी है, एक कंपनी, उसने अपने जो वर्कर हैं उनके वर्कर्स की जो है सैलरी बढ़ा दी, तो वर्कर के काम करने की जो फ्रीक्वेंसी है, प्रवृत्ति है, वो बढ़ेगी या घटेगी? नेचुरल बात है, बढ़ेगी। जब ज्यादा पैसा आएगा तो इंसान काम भी करेगा, मोटिवेट होगा। तो वो रिलेशन कैसा होगा, क्योंकि काम का पैसे के साथ रिलेशन रहता है। पैसे के साथ जितनी ज्यादा सैलरी होगी उतना ही इंसान मोटिवेट होता है काम करने के लिए, तभी तो इंक्रीमेंट लगाया जाता है। तो वो रिलेशन कैसा रहेगा, धनात्मक रिलेशन रहेगा। अब देखिए, अब दूसरा लेते हैं हम ऋणात्मक। अब ऋणात्मक कैसे, कि अगर कोई चर है और वो बढ़ा दे, और दूसरा जो उससे रिलेटेड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कैसे? अब मान लो कोई बच्चा है, उसमें बुरी हैबिट है, मान लो बच्चा है उसमें क्या है, कुछ बुरी हैबिट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल कि वो जी नहीं कहता, वो गाली देता है, ठीक है, या वो
बच्चों के साथ झगड़ा करता है या किसी की चीज चुरा के खा लेता है, तो टीचर क्या करेगा, टीचर उसको उसके उस स्वभाव को हटाने के लिए, उसके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए उसे क्या दे सकता है, उसे क्या दे सकता है, नकारात्मक पुनर्वलन। नकारात्मक पुनर्वलन, पुनर्वलन क्या होता है भाई, रीइंफोर्समेंट। अब नकारात्मक पुनर्वलन वो देगा टीचर बच्चे को, तो बच्चे की बैड हैबिट बढ़ेगी या घटेगी, नेचुरल बात है घटेगी। अब जैसे एक बच्चे ने चोरी की, तो टीचर ने क्या है, उसे डांटा, अकेले में डांटा, सबके सामने नहीं, अकेले में उसे डांटा, और उसे लगा कि, और टीचर ने उसे कहा कि अगर ऐसा दोबारा, आपके माँ बाप हम बुला सकते हैं, नतीजे यानी गंभीर हो सकते हैं, आपके माँ बाप आएंगे, इस तरह से कुछ उसको कहा गया, तो उससे क्या है, उसकी जो बैड हैबिट है, यानी फॉर एग्जाम्पल उसकी चोरी की आदत है, तो वो क्या होगी, कम होगी, यानी उसकी हैबिट जो है वो कम होगी। अब पुनर्वलन जितना बढ़ता जाएगा नकारात्मक, उतना ही उसकी हैबिट क्या है, कम होती जाएगी। इसका एक एग्जांपल ऐसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कैसे कि ताप जब बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है तो दाब क्या हो जाता है, दाब हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ताप के बढ़ने से दाब क्या हो जाता है, कम, और दाब के बढ़ने से ताप क्या हो जाता है, कम, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अब एक की डिग्री बढ़ेगी तो दूसरे की डिग्री क्या है, कम होगी, और एक की डिग्री कम होगी तो दूसरे की डिग्री क्या है, बढ़ेगी। दोनों क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अब देखते हैं शून्य। शून्य का एग्जांपल कैसे कि एक चर है, यानी एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू जो उससे रिलेटेड है, लेकिन उसके साथ उसका कोई भी लेना देना नहीं है, अगर वो कम हो चाहे वो बढ़े। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, साइंस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि गैस है, उसका आयतन बढ़ जाए, गैस का आयतन बढ़ जाए, या गैस का आयतन क्या है, कम हो जाए, जो उसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र है, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गैस के आयतन बढ़ने या घटने से उस पर, जो उसके रासायनिक सूत्र पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास कि जिसके क्या है कि जो एक चर में परिवर्तन होने से दूसरा चर किस तरह से प्रभावित होता है या नहीं होता, कितना ज्यादा प्रभावित होता है, कितना कम प्रभावित होता है। तो उस चीज को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सहसंबंध गुणांक का, कोएफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन का। अब कोएफिशिएंट्स कोरिलेशन को सॉल्व करने के लिए हमें आता है पेपर में इसका एक सम सॉल्व करना होता है हमें पेपर में, तो इसके होते हैं दो मेथड। कितने मेथड होते हैं, दो मेथड, एक तो दिया है स्पीयरमैन ने और एक दिया है पियर्सन ने। तो आज हम जो सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो वो कौन सा मेथड सॉल्व करने वाले हैं, है स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड। तो कौन सा मेथड, रैंक डिफरेंस मेथड। और ये किसने दिया, ये दिया स्पीयरमैन ने। किसने, स्पीयरमैन ने। ये मेथड से आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये मेथड किसने दिया, स्पीयरमैन ने। तो देखते हैं इसका एग्जांपल, रैंक डिफरेंस मेथड से कैसे हम कोरिलेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक तरफ स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स द्वारा फिजिक्स में कितने नंबर लिए गए और मैथ्स में कितने नंबर लिए। जैसे ए स्टूडेंट है, ए ने फिजिक्स में कितने लिए, 35 यानी 35, और मैथ में 30 नंबर, 30 नंबर। अब इस तरह से हमारे पास क्या है, एक कोरिलेशन आता है, उनका रिलेशन आता है, यानी एक स्टूडेंट ने एक सब्जेक्ट में इतने नंबर लिए और एक सब्जेक्ट में इतने नंबर लिए, तो उनका कोरिलेशन हमें फाइंड करना है, इतने स्टूडेंट्स के नंबर्स का कोरिलेशन। तो उसके लिए हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ता है, वो है रैंक डिफरेंस मेथड, जो किसने दिया, स्पीयरमैन ने। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास 1 होता है, माइनस है 6 जो समेशन डी स्क्वायर हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पर जब हम रैंक निकालेंगे तो रैंक की जो डिफरेंस होगा उसको हम स्क्वायर करेंगे। और उसके बाद है एन जो हमारे टोटल नंबर कितने लिखे, टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमारे पास स्टूडेंट है, तो टोटल नंबर हमारे एन रहेंगे। एन की हम स्क्वायर करेंगे और माइनस से 1 करेंगे, और उसको क्या है सिग्मा 6 समेशन डी स्क्वायर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड और माइनस कर देंगे किसी 1 से। तो ये हमारा क्या है, सम जो है सॉल्व होगा। और अब हम निकालते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, रैंक हम कैसे देंगे। अब देखो किसी भी चीज को हम रैंक देते तो रैंक कैसे देते हैं, जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे
हाई लेवल पे होता है उसको हम रैंक क्या देते हैं 1। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले रैंक हम किसको देने वाले हैं। सबसे पहले हम रैंक देंगे फिजिक्स के मार्क्स को, किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं और सबसे पहले नंबर पर कौन खड़ा है। अब देखो सबसे ज्यादा रैंक, सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं फिजिक्स में, सबसे ज्यादा है 47 और वो किसके हैं सी के, तो उसको हम रैंक क्या दे देंगे 1। अब उसके बाद कौन है 43, उसको दे देंगे 2। उसके बाद कौन है, उसके बाद है हमारे पास 35, उसको रैंक दे देंगे हम 3। उसके बाद 28, उसको दे देंगे 4 और उसके बाद इसको दे देंगे 5 और उसके बाद इसको नंबर दे देंगे 6 और इसको 7, इसको 8 और इसको 9। ये हमारी हुई फिजिक्स की रैंक। अब देखते हैं हम मैथ में। मैथ में सबसे ज्यादा किसके हैं, मैथ में सबसे ज्यादा है एफ के और वो कितने हैं 49। अब जो मैथ की रैंक रहेगी उसको नाम देते हैं हम रैंक 2। मैथ की रैंक को क्या नाम देते हैं रैंक 2। अब पहले हम जो है एफ को देते हैं 1 क्योंकि एफ के सबसे ज्यादा है और उसके बाद सी के उसको देते हैं 2। उसके बाद देखें उसके बाद कितने हैं, किसके हैं बी के, तो उसको दे देते हैं 3 और उसके बाद आई के उसको दे देते हैं 4 और उसके बाद है ए के जिसको रैंक दे देंगे हम 5th। अब उसके बाद देखते हैं उसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा 23 और उसको रैंक दे देते हैं 6 और उसके बाद 12 7 और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 8 को 1 और उसके बाद 4 और बचा 9। अब देखें रैंक दोबारा से देखते हैं हम कि जो सबसे बड़ा है, अब सबसे बड़ा ज्यादा नंबर कौन सा था, यानी सबसे उच्च रैंक पे कौन था, वो था 47, तो हमने उसको रैंक क्या दी 1 और उसके बाद क्या था हमारे पास 43, उसको 2। इसी तरह से हमने सबको रैंक दे दी और सबसे छोटे को कौन सी मिली 9 और सबसे बड़े अंकों को कौन सी मिली 1 और ऐसे ही इसमें मैथ में हमने दे दी। फिजिक्स वाले का हमने क्या है रैंक 1 बना दी और मैथ वाले की रैंक 2 बना दी। मैथ में जो है सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, वो है एफ के और वो कितने 49, उसको हमने 1 रैंक दे दी। उसके बाद 45 उसको 2 और सबसे कम अंक किसके हैं या सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है, वो है 4 और वो किसके नंबर है एच के और उसको हमने क्या दे दी 9 रैंक। अब देखो अब हमें इनमें से डिफरेंस निकालना है, यानी इन दोनों का डिफरेंस। एक चीज ध्यान में रखने, कोरिलेशन करते वक्त हमें माइनस प्लस को ध्यान में नहीं रखना। अगर रखना है तो देखें माइनस प्लस जैसे ही हम ध्यान में रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अपने आप ही सारे प्लस हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, अगर माइनस रैंक 1 को रैंक 2 से निकालते हैं तो हमारे पास माइनस का क्या बचेगा, वैसे 2 बचेगा, यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा और यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर 0, यहाँ भी माइनस का 1, यहाँ प्लस का 1 क्योंकि ये बड़ा है और उसके बाद यहाँ भी प्लस का 1, ये भी 0 और ये भी 0 आया। अब देखो अब इनकी हम स्क्वायर करेंगे, इनकी हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो अपने आप ही सारे डाटा क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। अब ये कितना हो जाएगा 4, ये भी 4, ये 1, ये 0, ये 1 1 1 0 और 0। अब देखिए टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर जो है वो कितने हैं 9। अब स्टूडेंट कितने थे 9 थे तो टोटल नंबर हमारे कितने हो गए 9 हो गए। अब d जो है d को काउंट करते हैं तो बनाते हैं समेशन d स्क्वायर। अब समेशन d स्क्वायर 4 4 8 9 10 11 और 12 कितना आया 12। अब करते हैं इसको फॉर्मूले में पुट। अब देखें हमारे पास फॉर्मूला क्या है 1 माइनस 6 हमारे पास फॉर्मूले में है। समेशन d क्या है हमारे पास 12, अपोन में क्या है, अपोन में है n, तो n हमारे कितने हैं 9 और n की क्या है स्क्वायर और माइनस में 1। अब देखें हमारे पास क्या बचा 72, 1 माइनस 72 अपोन में क्या बचा 9 इंटू 80। अब 9 इंटू 80 कैसे आया, देखो 9 को 9 से स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 को 9 से स्क्वायर करेंगे उसका तो 9 का कितना होता है 81 में से 1 गया तो कितना बचा 80, कितना बचा 80। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं आगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 72 0 यानी 720 यानी 720। अब इसको अब हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, हमारे पास आंसर आने वाला है 1 माइनस इसको
काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1। कितना आएगा? 0.1। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? पी हमारा कितना आएगा? 0.9। हमारा आंसर कितना आएगा? 0.9। अब देखिए फिर से हम इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या था, 1 था, माइनस था, समेशन 6 समेशन d स्क्वायर था और उसके पास n स्क्वायर और माइनस 1। अब 6 तो है ही हमारे पास, समेशन जो d है वो कितना है? 12। उसके बाद 9 है, 9 की स्क्वायर हो गई और 1 हो गया। 9 की स्क्वायर कितनी होती है? 81। 81 में से 1 गया तो कितना बचा? 80। अब 80 को इससे हमने मल्टी किया तो कितना बचा? 720। और ऊपर कितना है? 1 माइनस 72। अब 72 को हमने 720 से डिवाइड कर, यानी 72 को 720 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आया? आंसर आया 0.1। और 1 को में से 0.1 हमने माइनस किया तो आंसर कितना बचा? 0.9। कितना बचा? 0.9। तो ये था हमारा एक एग्जांपल। एक एग्जांपल हम और सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे पास रैंक सेम आ जाए, दो बच्चों के इक्वल नंबर आ जाए या कोई भी आंकड़ा है वो इक्वल हो जाए, तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसका एग्जांपल अब देखें। इसमें क्या है कि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक टेस्ट में ये नंबर लिए और एक में ये लिए, यानी ए ने एक टेस्ट में 63 लिए, दूसरे ने 73 लिए। अब इसी तरह से बी ने 60 लिए, उसने 42 लिए अगले टेस्ट में। तो इस तरह से ये हमारे पास सारे आंकड़े दिए। अब हम इनको रैंक देते हैं। अब देखो रैंक जो था, पिछले हमने एग्जांपल में देखा था कि रैंक जो है, जब हमारे पास आंकड़े अलग अलग थे तो आराम से आसानी से हम दे रहे थे 1 2 3 4 5। इसमें क्या है कि जब दो नंबर इकट्ठे आ जाते हैं तो हम कैसे उनको रैंक देंगे। अब पहले हम इनको टेस्ट 1 को रैंक देते हैं, फिर टेस्ट 2 को रैंक देते हैं। और टेस्ट 1 की रैंक क्या है? सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा? पहला ही है जो A है 63, यानी A की रैंक पहली है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 7 8 9 और 10। 9 और 10 इनकी तो रैंक रही इजी। क्यों? क्योंकि ये दिए ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी घटते क्रम में दे रखे हैं। अब देखें, अब हमें इसको रैंक देनी है। इसमें सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं? A के। और सबसे बड़ा कौन सा है हमारा? 73। इसको दे देते हैं 1। उसके बाद हमारा कौन सा है? D का 55, इसको दे देते हैं 2। उसके बाद 50 और उसके बाद 42 और उसके बाद 41। यहां पर तो हमारा रैंक रहा सेम। क्यों? क्योंकि यहां पर था 41। अब 41 से छोटा कौन सा है? 41 से छोटा कौन सा? 40। अब 40 जो नंबर है वो दो स्टूडेंट्स क्या रखे? F के भी और G के भी। अब हम इसे रैंक कैसे देंगे? देखो 5 तक तो रैंक हमारी पहुंच गई। अब ये किस नंबर पे आते हैं? हम किसको 6 रैंक दें और किसको 7 दें? ऐसे तो दे नहीं सकते, बराबर है। तो हमारे पास नंबर कौन सी है, कौन सी रैंक देनी है? एक को रैंक हमारी 6th देनी पड़ेगी और एक को क्या देनी पड़ेगी? 7th। एक को रैंक कितनी देनी पड़ेगी? 6th और 7th। हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के नंबर क्या है? इक्वल है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे? जितना भी वो नंबर होगा, अगर वो 6th नंबर पे है तो 6th नंबर दे देंगे, 7th है तो 7th दे देंगे दोनों को। ऐसे भी हो सकता था कि वो 4th और 5th पे होते, ऐसे भी हो सकता था 2 और 3 पे होते। जहां भी वो होंगे तो हम उनको क्या करेंगे? वो 3 नंबर भी हो सकते हैं। मान लो यहाँ पर 41 और होता तो फिर हम क्या लेते हैं? 6, 7th और 8th। अब देखो हमारे पास कितने दो है? 40 दो बार है। और कितने नंबर पे है? 6 और 7 पे हम मान रहे हैं, पर 6 7 हम दे नहीं सकते। तो उसके लिए हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। अब देखो हमारे पास कितना आया? 13/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6.5। अब दोनों को रैंक हम क्या दे देते हैं? 6.5 6.5, यानी 7 तक हमारी रैंक पहुंच गई। उसके बाद हमारी रैंक क्या है? 8। अब अगली रैंक तो हम 8 ही देंगे ना, क्योंकि 6 और 7 तो हम कर चुके हैं। 8, उसके बाद 9 और उसके बाद 10, उसके बाद 9 और उसके बाद 10। अब देखो जब इक्वल रैंक होती है तो हम इस तरह से रैंक देते हैं, और वो 7th और 6th नहीं दे सकते हम, क्योंकि बराबर है, ये हम सब जानते हैं। अब देखो हम अब ये करना है इसको माइनस। अब हमें क्या करना है? इनको माइनस करेंगे तो इसका क्या आएगा? 0। इसका क्या आएगा? माइनस का 2। फिर इसका कितना आएगा? माइनस का 2। इसका कितना आएगा? प्लस का 2। इसका भी कितना आएगा? प्लस का 2। क्यों? क्योंकि 5 बड़ा है, हमारी r बड़ी है। अब यहां पर 6.5 है तो यहां पर आएगा माइनस का 0.5, क्योंकि 6 छोटा है, 6.5 बड़ा है। अब यहां पर ये बड़ा है, ये छोटा है, तो यहां पर आ जाए प्लस 0.5।
प्लस 0.5। अब यहाँ पर आएगी 0, यहाँ भी आएगी 0 और यहाँ भी आएगी 0। 8 में से 8 गए 0, 9 में से 9 गए 0 और 10 में से 10 गया 0। अब इसके क्या करते हैं हम, डी हमारी आ गई, डिफरेंस आ गया, डिफरेंस को क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 की स्क्वायर 0 रहती है, 2 की 4 आ जाएगी, फिर 4 आ जाएगी, फिर 4 और फिर 4। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस का अब कोई भी झंझट नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करते ही जो हमारी संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी प्लस। अब इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.25, 0.25 यानी 25, फिर ये 0 0 0। अब हम इसको क्या करते हैं, इनका करते हैं जोड़, तो लिखते हैं समेशन डी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16.50, कितना आया 16.50। अब इसको किस में पुट कर देते हैं, फॉर्मूले में, और करते हैं सम को सॉल्व। और फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1। तो अब देखिए हमारे पास है 1 समेशन डी स्क्वायर कितना है 16.50, और हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल नंबर कितने 9 सॉरी 10 की स्क्वायर माइनस 1, 10 की स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम यहां करते हैं पुट यहां पर, तो अब हमारे पास क्या है 1 है, माइनस 16.5 को 6 से मल्टी करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 9। और अब देखें, अब ये हमारे पास कितना है 10, कितना है 10। अब 10 की स्क्वायर कितनी होती है, 10 की स्क्वायर होती है 100 में से 100 यानी 100 में से 1 गया तो कितना बचा 99, क्या बचा 99। अब देखें आगे क्या है हमारे पास 1 - 99/99 0 यानी 990। अब देखिए हमारे पास आंसर यानी जो आगे सॉल्यूशन आया वो ये आया 1 - 99 बटे में यानी अपोन में 990। अब इसको हम करते हैं सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा इसको डिवाइड करने से 0.1, कितना आएगा 0.1। अगर हम इसको डिवाइड कर देते तो आंसर कितना आना है 0.1। तो इसमें 1 में से 0.1 को हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट, हम घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा 0.9। तो हमारा जो है वो कोरिलेशन कितना रहा 0.9, कितना रहा 0.9। अब देखिए दोबारा से देखते हैं कि जब हमारे पास रैंक सिंपल दी है तो हम उसको दे देते हैं 1 2 3 4 5, कोई भी ऐसे भी जंबलिंग नंबर में भी हो सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास रैंक 2 इक्वल दे रखी है तो इक्वल रैंक है तो जिस नंबर पर वो पहले आएंगे, जैसे 4 पर आ गई 2, 4 और 5 पर आ गई तो 4 और 5 को जोड़ देंगे, 2 और 3 पर आ गई तो 2 और 3 को जोड़ देंगे। जहां भी वो नंबर आएगा तो उस नंबर को हम जोड़ेंगे। तो हमारे पास क्या था 6 और 7 को हमने कितने नंबर आएंगे 2 नंबर थे ना, तो 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना है 6.5 6.5। 6 और 7 खत्म हुए तो अगले को क्या दिया हमने 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। जैसे जैसे रैंक बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे हम रैंक को जो है नंबर देते जाएंगे। फिर हमारे पास क्या है R1i R2i, R1 में से R2 को निकाला तो डिफरेंस आया, तो ये है डिफरेंस को स्क्वायर किया तो हमारे पास कितना आंसर आया 16.50। 16 अब इसको फॉर्मूले पुट किया 1 - 6 × 16.50 और 10 हमारे नंबर है यानी टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं, और 10 की स्क्वायर माइनस में 1। अब देखिए इनको मल्टी किया तो हमारे पास क्या है 1 - 99 और 10 हमारे पास है, और 10 की स्क्वायर कितनी 100 में से 1 गया तो कितने बचे 99। तो इनको मल्टी किया तो हमारे पास ये आंसर आया, और उसको डिवाइड करने पर आंसर हमारा कितना आया 0.9। तो ये था हमारा कोरिलेशन के एक मेथड से रिलेटेड टॉपिक, यानी अभी हमें दूसरा स्पीयरमैन का अभी हमने ये था हमारा एक मेथड से निकाला हुआ कोरिलेशन। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पियर्सन द्वारा जो मेथड दिया गया है कोरिलेशन निकालने का, वो ये किसका था स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब अस, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।